और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां बीजेपी के प्रत्याशी भोला सिंह जीत गए हैं। बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो रुझानों के बाद अब कई सीटों पर तस्वीर साफ होते हुए दिखाई पड़ रही है। जहां रायबरेली से हमने आपको बताया बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार की, और अब बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी है, बीजेपी के भोला सिंह जीते हैं। भोला सिंह ने लगाई हैट्रिक, तो एसपी के शिवराम वाल्मीकि को 2,05,000 वोटों से हराया है। तो बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें भोला सिंह ने जीत हासिल की है, 2,05,000 वोटों से शिवराम वाल्मीकि को हराया है। चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का यहां पर रुख करेंगे, जहां मेरे दोनों सहयोगी ऋतु और धीरेन्द्र अवस्थी बने हुए हैं, जो आगे की खबर। बिल्कुल, देखिए लगातार एक एक करके तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसी बीच हमारे मेहमान उमाकांत लखेरा वरिष्ठ यहाँ पर पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर न्यूज स्टेट पर। बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, किस सीट पर क्या स्थिति बनी हुई है। उमाकांत जी, चलिए मैं आपके पास में ही आती हूं, क्योंकि जाहिर है कि बीजेपी की उम्मीद बहुत ज्यादा ऊपर थी, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है उम्मीद के मुताबिक वो चीजें नहीं चल रही हैं। वहीं पर हमने ये भी देखा है कि जो विपक्ष है, जो एकजुट हो गया, जिस वजह से ये विपक्ष एकजुट हुआ कि बीजेपी को हराना है, चलिए हराना ना सही, लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी, 400 पार का नारा दे रही थी, कहीं ना कहीं विपक्ष की ये एकजुटता वहां तक तो नहीं पहुंची जहां तक उम्मीद थी, लेकिन काम जरूर आई है। देखिए, जो पावर पॉलिटिक्स में क्या है कि एक जनता से कनेक्ट वाला, देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जब कांग्रेस को या यूपीए सरकार को सत्ता से हटाया, तो एक एंटी सत्ता विरोधी रुझान कांग्रेस के खिलाफ था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस सत्ता विरोधी रुझान का भरपूर फायदा उठाया, और उनके पास एक मजबूत नेता थे, नरेंद्र मोदी के तौर पर सामने लाए गए, और उन्होंने एक हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया, और 2019 को और 2014 के मुकाबले और मजबूत वोटों से, समर्थन से उन्होंने जीता। और लेकिन 2024 आते आते जो आर्थिक, देश को एक आर्थिक डायरेक्शन जमीन पर देना चाहिए, जिसमें रोजगार के सवाल हैं, एम्प्लॉयमेंट के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, और जो एक अर्थ चक्र होता है समाज में, कि ये समाज में एक फाइनेंशियल लिक्विडिटी बनती है कि लोगों के हाथ में पैसा हो। और सबसे बड़ी चीज जो शुरुआत हुई उसके लिए, जो आज फाइनेंशियली देश की हालत जर्जर है, आप कितना भी बड़े दावे करें, लेकिन आज जो इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हुई है वो 8 नवंबर 2016 के बाद को इन्होंने जो नोटबंदी की, उससे जो छोटा कारोबार, व्यापारी, रेडी पटड़ी, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो छोटे छोटे दुकानदार थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हुई। छोटे फैक्ट्रियां, छोटे कारखाने, गली मोहल्लों में जो छोटे मोटे काम चलते थे वो सब खत्म हुए, और उसका ये नतीजा निकला उसका कि धीरे धीरे करके हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने उसके बाद भी चांस दिया। चांस देने के बाद 2019 में पावर में आए, और 2020 में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन से सरकार ने एकदम लोगों को राहत देने के बजाय पैदल चलाया। अमृतसर से आसनसोल तक पैदल जा रहे हैं लोग, साउथ से बिहार में पैदल आ रहे हैं, यूपी में पैदल आ रहे हैं, नोएडा से आप जो है मध्य प्रदेश लोग पैदल जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई ये सारी चीजें बनी। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश को लोगों ने कहा नहीं ठीक है, आपके 100 खून माफ है, आपको कोई बात नहीं, 2022 में यूपी में जिता देते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो आपदा थी, ये एक हेल्थ आपदा थी, दुनिया भर में हुई, इसमें आप तो लेके नहीं आए, बात सच है। लेकिन सवाल यह कि आप सस्टेन नहीं कर पाए, वो जो चीजें हुई, तो ये धीरे धीरे करके ये सब चीजें, और जब फाइनेंशियल सिचुएशंस लोगों की खराब। चलिए ठीक है उमाकांत जी, लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच एक बार फिर से रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से आशिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, एक एक अपडेट वो हम तक पहुंचा रही हैं। क्या बड़ी खबर है, जानकारी आपको अमेठी से बता दें, जहां प्रियंका गांधी ने पोस्ट कर किशोरी लाल शर्मा पर जीत का उन्होंने श्रेय दिया है। तो किशोरी भैया, आपकी जीत पर मुझे शक नहीं था, प्रियंका गांधी की तरफ से ये
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो अमेठी सीट पर किशोरी लाल बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 87,000 वोट से पीछे है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी दमदार वापसी करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और 1 सीट से 8 सीट तक का जो सफर है वो कांग्रेस यहां पर करते हुए नजर आ रही है। और अमेठी सीट पर भी जो किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाते हुए 87,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और चलिए हर एक अपडेट से आपको अब रूबरू करा रहे हैं। एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जो आगे की जानकारी मेरे सहयोगी ऋतु तोमर आपको बताएंगे। बिल्कुल आशिमा, शुक्रिया। देखिए, बहुत बड़ी खबर है अमेठी से, क्योंकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस की तरफ से और उनको जीत की बधाई देते हुए तंज कसा है प्रियंका गांधी ने। आपका रुख करूंगी मैं धीरेन्द्र जी यहाँ पर। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है ये, कहा स्मृति ईरानी और वहीं किशोरी लाल शर्मा को उनके अगेंस्ट उतारा गया। उम्मीद तो यही थी कि अमेठी में स्मृति ईरानी बड़े अंतर से जीतेंगी। हालांकि अभी काउंटिंग बाकी है, लेकिन 87,000 वोट बहुत है। धीरेन्द्र जी, देखिए, जिस तरह से पूरे के पूरे चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पे रखकर और उम्मीदवारों की एरोगेंस, उनकी तमाम जो लोगों के साथ जो दूरी, उन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया था। कहते हैं कोई भी एक्सीडेंट सिर्फ एक वजह से नहीं होता, उसके कई कारण मौजूद होते हैं। उसी तरह से इस लोकसभा में भी है। अगर आप वहां पता करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ तमाम चीजों पर, व्यवहार को लेकर बहुत बात हुई, इस पर भी कई बार बातें हुई, लेकिन हर बार ये लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जो अभी तक के चुनाव में सस्टेन कर रही थी, वो इस बार भी इनको आगे ले जाएगी। यानी तमाम बाधाओं पर, तमाम कमियों के ऊपर ओवरकम कर लेंगे। लेकिन ये इस चुनाव में मुझे लगता है ये यहाँ था कि बस अब आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे कोई नए आइडिया के साथ आते हैं तो बेहतर है, नहीं तो जनता आपसे माफ कीजिएगा, जनता आपसे आगे की तरफ बढ़ने की सोचती है, क्योंकि आप वहां रह जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ा कारण है जो पूरे देश में देखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो कम हुआ बीजेपी का, उस ग्राफ की तरफ इशारा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर्टिकुलर की अगर आप बात करते हैं तो जो समीकरण, जातीय समीकरण बैठा है, मेजर बात उसी से ज्यादा है। आप चाहे उसको किसी भी तरीके से कहें, लेकिन जैसे ही जातीय समीकरण उनके कसे, विपक्ष ने अपने जातीय समीकरणों को सुधारा, तो बीजेपी जो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखे बिना कई बार अपनी ताकत के उस पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर जो बेहतरी का काम है, उसके आधार पर जो जीतने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा ये उसको झटका है। क्योंकि आप अगर अयोध्या में हारते हैं, अयोध्या में अगर आप पीछे होते हैं, अयोध्या में अगर आप परेशानी में होते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको ऐसे देख लें कि जनता पर नाराजगी या बेरोजगारी, क्योंकि अयोध्या में किसी के पास भी आप जाएंगे तो वहां जमीन से लेके जो मजदूर है उसकी मजदूरी की बात कीजिए, उससे ज्यादा वहां जो नॉर्मल बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो इधर से उधर गुब्बारे फुला के बेचने वाले, दूसरे काम करने वाले, आप सबसे बात कीजिए। एक अद्भुत शहर के तौर पर उभरा, वो इकोनॉमी अद्भुत शहर हुई, वो 1.5 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं ऑन रोड, जो सड़कें हैं, जो चौड़ी सड़कें हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन आप अगर वहां हारते तो ये बात सच होती है कि जातीय समीकरणों पर आप हर बार पार पा नहीं सकते हैं। विकास के कामों को कई बार रुकना पड़ता है, क्योंकि काशी इस बात का गवाह है कि एक दिन में अगर 200 करोड़ के फूल बिकते हैं तो फूल कोई वहां बड़ा उद्योगपति जाकर नहीं बेचता है या बहुत बड़े हो रही है। ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी को मजबूती का काम था। तो ऐसे सिर्फ काम के नाम पर आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईवेज है इस देश में, देश के सबसे ज्यादा हाईवेज आपको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। आपको कानून और व्यवस्था की जो सबसे ज्यादा बिगड़ी, क्योंकि इस देश में कम से कम उत्तर प्रदेश के तमाम चुनाव का रिजल्ट आप उठा के देख सकते हैं, जहां कानून व्यवस्था पर राज्य सरकारें पलटी हैं। यहां 2017 के बाद 2022 में पहली राज्य सरकार थी जो कानून व्यवस्था पर वापस की, जिसने वापसी की। तो इसीलिए तमाम चीजों के बावजूद अगर आप कहीं हार रहे हैं तो आपके उम्मीदवारों का सिलेक्शन, उम्मीदवारों की जो चुने गए
लगातार थे उनके लोगों के साथ बातचीत, और फिर आपका ये मान लेना कि आपकी कोई भी आप जिसको दे देंगे उसको जनता जिता देगी। ना जातीय समीकरणों की जरूरत है ना किसी की, उसको मुझे लगता है ये बड़ी चोट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने यहाँ पे। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि जातीय समीकरण को नजरअंदाज करना क्या बीजेपी को भारी पड़ा है? बिल्कुल, देखिए मैं सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है, और किस तरह से जातियों के लामबंदी के सहारे जो है सत्ता यहाँ पे बनती है, बिगड़ती है, ये दशकों से देखा जा चुका है। आपने देखा कि किस तरह अखिलेश यादव जो है पीडीए का गठन किए, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उससे साफ जाहिर हुआ कि उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया उस पीच पर जो है जातियों की लामबंदी उनकी प्राथमिकता में रहा। और मजेदार बात की, वह पूरी तरह से काम करता भी देखा गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग नहीं की, जिस तरह से वह राजभर को साथ ली, दारा सिंह चौहान को साथ ली, लेकिन वो दगे हुए